अंबर सहमी हुई अपनी जगह बैठी थी। अलीना इसके पास ही थी। अंबर इसे अपने शोहर के बारे में बताती रही कि वो कैसी अच्छी आदत का मालिक था कि अचानक इसने अपना रूप दिखा दिया। इन बातों के दौरान अंबर कई बार रोई थी। इसकी मजलूमियत पर अलीना को हकीकत में इससे हमदर्दी हो गई थी। हावर ने अपनी सारी प्लानिंग मैसेज के जरिए अलीना को बता दी थी। अलीना ने वो मैसेज पढ़कर डिलीट कर दिया। अंबर को मालूम भी नहीं हो रहा था कि वो इस वक्त किन लोगों के चुंगल में फंस गई है। इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसे लूटने के लिए कैसी प्लानिंग कर चुके हैं। वो मकान खाली क्यों है? अचानक अलीना ने पूछा, क्योंकि अंबर ने खुद ही बात शुरू की थी कि अगर हावर इसकी मदद के लिए इसके मकान से इस घर में दाखिल हो जाए तो वो बैग इसके पास आ सकता है। वो मुल्क से फरार होकर अपने वालिदैन के पास पहुंच सकती है। वो मकान बिक चुका है। जिन लोगों ने खरीदा है उन्होंने अभी इस मकान में रिहाइश नहीं रखी, अंबर ने बताया। इसी असना में बेल हुई। अंबर एकदम डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगी और अलीना ने पहले दरवाज़ा के पास जाकर पूछा। बाहर से हावर की आवाज़ आई तो उसने दरवाज़ा खोला। हावर और आतिफ अंदर आ गए। हावर ने बताया, ये मेरे साथ ही अखबार में काम करता है, मेरा कैमरामैन है। मैंने इससे बात कर ली है और ये मेरे साथ जाने पर रजामंद भी हो गया है। हावर के हाथ में भी एक शापर था जिसमें खाना था, वो इसने अलीना को दे दिया। ये सुनकर अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज़ आप मेरा वो काम कर दें। मुझसे आप पैसे भी लेना चाहें तो ले लें। हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारी वजह से आपकी जान बच जाए और हिफाजत से अपने वालिदैन के पास पहुंच जाए, हमारे लिए इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। आतिफ आजिज़ी से बोला। इसके बाद उन्होंने अंबर से घर के एक एक कोने की तफसील ली, सब कुछ जाना और फिर वहाँ से चले गए। रात के 11:30 का वक्त था। वो तीनों इस वक्त खूबसूरत बंगले के पास खड़े थे जो अंबर का था। अंबर ने बताया कि बंगले के गेट के साथ ही मोटे अल्फाज में इसका नंबर B125 लिखा हुआ है। इसके साथ ही इसने जो निशानियां बताई वो इसी बंगले की थी। वो तीनों इन घरों की अकब की तरफ चले गए। इस खाली घर की बाउंड्री वाल एक तरफ से गिरी हुई थी जिससे वो आसानी अंदर चले गए। सज्जाद के कंधे पर बैग लटका हुआ था। वो अंधेरे में डूबे मकान में रास्ता तलाश करते हुए दरवाजे तक पहुंचे और दरवाज़ा खोला तो वो खुल गया। अंदर जाते ही हावर ने मोबाइल फ़ोन की लाइट ऑन की। वो लाउंज में था। सामने सीढ़ियाँ दिखाई दी। वो तीनों ऊपर चले गए। वहाँ से छत पर पहुँच गए। हावर ने अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट बंद कर दी। तुम इसी जगह रुकोगे, हावर ने कहते हुए इससे बैग ले लिया। हावर और आतिफ दीवार पर चढ़ गए और बारी बारी जस्ट लगाकर नीचे उतर गए। सज्जाद का मुंह बना हुआ था और उसे उन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने हिस्सा तकसीम करने की बजाय रकम को सीने से लगा कर रखा हुआ, इसलिए वो बेदिली से खड़ा कुछ सोच रहा था। हावर ने इशारे से आतिफ को इसी जगह रुकने को कहा और खुद झुका हुआ सामने की तरफ गया। थोड़ा सा सर निकाल कर इसने गेट की तरफ देखा। गेट के साथ 4 चौकीदार बैठे थे। इनके पास असला भी था और वो आपस में बातें कर रहे थे और इनके पास कुत्ते भी टहल रहे थे। हावर फिर आतिफ के पास आ गया और इसे इस तरफ की सूरत हाल से आगाह करके अकब की दीवार की तरफ बढ़ा। इसने थोड़ा सा सर निकाल कर इस जानिब देखा। इससे इस तरफ कोई भी नजर नहीं आया। हावर ने नीचे देखा। इसे बालकोनी दिखाई दी। हावर ने बैग से रस्सा निकाला और इसका एक सिरा बालकोनी की तरफ लटका दिया। दूसरा आतिफ ने अपनी कमर के गिर्द लपेट कर मजबूती से पकड़ लिया और मुस्तैद खड़ा हो गया। हावर ने इशारे से बताया कि वो वापसी पर सीढ़ियों का दरवाज़ा खोलकर ऊपर आ जाएगा और इसे इस जगह रुक कर इसका इंतजार करने को कहकर वो दीवार के ऊपर चढ़ा और फिर रस्से की मदद से वो बालकोनी की तरफ उतरने लगा। आतिफ ने बड़ी मजबूती से रस्सा पकड़ा हुआ था। जो ही हावर बालकोनी में उतरा इसने रस्सा छोड़ दिया। आतिफ ने रस्सा ऊपर खींचा और दीवार के साथ लगकर बैठ गया। हावर ने बैग से एक ब्लेड बाहर निकाला और शीशे पर फेरा और इसका टुकड़ा निकालकर एहतियात से एक तरफ रखा। हाथ बढ़ाकर इसने दरवाजे की चटखनी खोली और अंदर चला गया। कमरे में अंधेरा था और वो एहतियात से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। लॉन्ज में 0 पावर के बल्ब की रोशनी थी। वो सीधा सामने चला गया और छोटी सी राहदारी अबूर करके वो स्टोर के दरवाजे के पास पहुंच गया। इसने दरवाज़ा खोला और स्टोर में दाखिल हो गया। दरवाज़ा बंद किया तो अंदर गुप्त अंधेरा था। इसने एक बार फिर मोबाइल की रोशनी की। अंदर बहुत सा काठ कबार पड़ा हुआ था। फिर पुराना सोफा भी पड़ा था जिसके ऊपर बहुत सा सामान रखा हुआ था। हावर ने मोबाइल फोन एक तरफ रखा और सोफे के ऊपर से सामान उठाकर एक तरफ रखने लगा। जब सोफा खाली हो गया तो इसने फटे हुए सोफे को अंदर हाथ डालकर रुई वगैरह बाहर निकाली तो इसके हाथ में मतलूबा बैग आ गया। हावर ने मोबाइल फ़ोन उठाकर इसकी रोशनी में बैग की जिप खोली और अंदर झांका। अंदर चेक बुक्स, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी के अलावा कुछ और कागजात भी दिखाई दी। इसने जिप बंद की। वो बैग अपने कंधों से लटकाया, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और तेजी से सीढ़ियों की तरफ चला गया। इसने ऊपर जाकर दरवाज़ा खोला और वो एक बार फिर छत पर था। हावर ने अंधेरे में दाएं बाएं मुतलाशी निगाहों से देखा। इसे आतिफ कहीं दिखाई नहीं दिया। हावर इस जगह अपने मोबाइल फ़ोन की रोशनी नहीं कर सकता था। चुनांचे इसने छत की दीवार के साथ चलते हुए पूरा चक्कर लगाया कि शायद वो कहीं अंधेरे में दीवार के साथ लगकर बैठा हो, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई न दिया। हावर ने सोचा कि हो सकता है वो दीवार कूद कर सज्जाद के पास चला गया। हावर कूद कर दूसरी तरफ चला गया। वहाँ उसे एक और हैरत का झटका लगा। इस छत पर वो दोनों ही नहीं थे। हावर ने तसल्ली करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन से पहले आतिफ और फिर सज्जाद का नंबर मिलाया। दोनों नंबर्स बंद थे। कहाँ चले गए? हावर की तशवीश दो चंद हो गई। वो दिल ही दिल में बोला वो इनके लिए इस जगह रुक कर कोई खतरा नहीं मोल ले सकता था।
चुनाचे वो नीचे उतरा, बाहर गली में सन्नाटा देखकर बाहर निकला और एक तरफ चल दिया। वो तेज तेज कदम उठाता जा रहा था। इसकी कोशिश थी कि वो जितना अंधेरे में रहकर गुजरे इतना ही इसके लिए बेहतर है। वो चलता हुआ सड़क तक आया, वहाँ एक ही रिक्शा खड़ा था। वो इसमें बैठ गया और जगह का बताया। रिक्शा यूं ही स्टार्ट हुआ, सन्नाटे में जैसा तूफान आ गया। रिक्शा उसे इस जगह से लेकर आगे बढ़ गया। अपनी रिहाइशगाह के पास पहुंचकर इसने रिक्शे वाले को किराया अदा किया और चलता हुआ उस जगह पहुंचा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। इसकी रिहाइश का थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रोशनी भी पूरी थी। हावर ने एक लम्हे को सोचा और अपना रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। इसने दोनों कमरे, किचन और बाथरूम देख लिया, अंदर कोई भी नहीं था। हावर के लिए हैरानकुन बात थी कि सभी कहाँ गायब हो गए थे। अचानक वो चौंका। लाउंज में पड़ी मेज़ पर खाने के बर्तन पड़े थे। मेज़ पर 4 प्लेटें, 4 पानी के गिलास पड़े थे, जिससे साफ जाहिर था कि इस जगह 4 अफराद ने बैठकर खाना खाया है। 4 अफराद। कहीं मुझे वहाँ छोड़कर आतिफ, सज्जाद, अलीना और अंबर ने एक साथ बैठकर खाना तो नहीं खाया, मगर खाना खाने के बाद वो चले कहाँ गए? हावर के दिमाग में मुख्तलिफ सवाल गर्दिश करने लगे। फिर इसने 2 गिलासों को गौर से देखा। इन गिलासों पर लिपस्टिक के निशानात मौजूद थे। इससे ये बात तो साफ हो गई कि 2 मर्दों के साथ 2 लड़कियां भी थी और वह दोनों लड़कियां अलीना और अंबर हो सकती थी। अब सवाल ये था कि इन चारों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? कहीं अंबर इनके साथ मिली तो नहीं हुई? उन्होंने ये सब इससे 1.5 करोड़ हासिल करने के लिए किया हो, लेकिन वो रकम तो ऐसी महफूज जगह है कि वो इस तक पहुंच भी नहीं सकती। हावर के दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी था कि सज्जाद का चेहरा खुश नहीं था, कहीं इसने कोई खेल ना रचा दिया हो। फिर हावर ने जल्दी से अपने साथ लाए हुए बैग की जिप खोली और अंदर से चेक बुक निकाली और इसके सफ़े पलटने लगा। एक के बाद दूसरी चेक बुक देखनी शुरू की तो दरमियान वाले चेक पर अंबर के 10 खत मौजूद थे। अंबर की कही हुई बातें सच हैं। चेक बुक और पासपोर्ट इसी बैग में मौजूद हैं। फिर ये सब क्या है? हावर सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी मसले में उलझा था और इसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। हावर ने जल्दी से बैग की जिप बंद की, दराज से चाबी निकाली, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। वो तकरीबन भागता हुआ तीसरी गली में चला गया। वहाँ एक छोटे से मकान के सामने पहुंचकर इसने चाबी कफल में डाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो एक कमरे और बाथरूम पर मुश्तमिल मकान था जो इसके एक दोस्त ने अपने लिए रखा हुआ था, जहाँ वो कभी कभार आता जाता था। हावर ने बाकी रात इसी मकान के बिस्तर पर सोचते हुए गुजार दी। आतिफ, सज्जाद और अलीना के फ़ोन नंबर्स मुसलसल बंद जा रहे थे। जाने का हावर की आंख लगी। इसके मोबाइल फ़ोन पर मुसलसल बेल हो रही थी। स्क्रीन पर जो नंबर था इसे देखकर वो चौंक गया। वो नंबर रोज़ी का था। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी रिहाइशगाह के पास खड़ी हूँ। दूसरी तरफ रोज़ी की आवाज़ है। तुम कब भाई? ये सवाल तुम मुझसे मिलकर पूछ लेना। मैं परेशान हूँ, जल्दी से आ जाओ। रोज़ी ने कहा। मैं अभी आ रहा हूँ, हावर ने कहा और जल्दी से बाहर निकल गया। रोज़ी दरवाजे के पास बैठी थी। रोज़ी की उम्र 25 साल के लगभग थी। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिले और हावर से मकान में ले आया। तुम अचानक कैसे? भाग कर आई हूँ। वो औरत मुझे बेच रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ आ गई हूँ। तुम्हारे बगैर तो मैं भी नहीं जी सकता। हावर, इस औरत ने मेरे पीछे अपने आदमी छोड़ दिए होंगे। यहाँ से निकलो और कहीं दूसरे शहर चलते हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे साथी भी मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं इस शहर को छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुका हूँ, हावर ने कहा। फिर देर किस बात की? यकीन करो, तुम्हें अपने सामने पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सोच रहा था कि इस शहर से निकलकर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, लेकिन तुम खुद ही आ गई। हावर इसकी तरफ देखते हुए बोला। अब जल्दी करो, तुम यहाँ मेरा सिर्फ 10 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। हावर ने कहा। कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया, हावर ने कहा और बाहर निकल गया। हावर जहाँ अपने साथियों के अचानक गायब हो जाने पर परेशान था, वहाँ इसे इस बात की खुशी भी थी कि रोज़ी इसके पास आ गई थी। रोज़ी से हावर की 2 साल कबल मुलाकात हुई थी। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई कि दोनों ने ज़िंदगी एक साथ गुजारने का फैसला कर लिया। रोज़ी की माँ, जो जाने कौन औरत थी, इसके पास और भी कई लड़कियाँ थी, लेकिन अभी तक इसने रोज़ी की किसी को झलक नहीं दिखाई थी। हावर के साथ इस औरत के अच्छे मरासम थे, इसलिए हावर ने एक दिन रोज़ी को देख लिया और हावर ने इस औरत पर पैसा पानी की तरह बहा दिया कि वो इसे रोज़ी से मिलने की इजाज़त दे देती थी। रोज़ी वो वाहिद लड़की थी जिसको हावर का पता होता कि वो कहाँ है। जब भी हावर कहीं जाता तो सबसे पहले रोज़ी को इतला करता कि वो शहर में फलाह जगह है। इस शहर में आते ही टैक्सी में बैठकर हावर ने सिम बदलकर सबसे पहले कॉल भी रोज़ी को ही की थी। हावर चलता हुआ अपनी रिहाइशगाह के नीचे कबाड़ की दुकान पर पहुंचा। वहाँ एक आदमी बैठा था। इसने हावर को सलूट मारा और हावर ने पास जाकर कहा, अपनी अमानत लेने आया हूँ, जहाँ रखिए ले लो। वो मुस्कुरा कर बोला। हावर दुकान के पिछले हिस्से में चला गया। ढेर सारे सामान के बीचों बीच इसने वो दोनों बैग निकाले जिनमें 1.5 करोड़ रुपए थे और इस आदमी के पास आकर इसने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकालकर इसकी मुट्ठी में रख दिए और इसने खुश होकर वो पैसे अपनी जेब में डालिए। जा रहे हो? हाँ, दोस्त को भी याद रखना, तुमको कभी भूल नहीं सकता। खुदा हाफिज। हावर भी मुस्कुराया और जल्दी से उस तरफ चल पड़ा जहाँ वो रोज़ी को छोड़कर आया था। जो ही हावर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, वो चौंक गया। इसके कदम जिस जगह थे उसी जगह मुंजमद हो गए। इसकी हीरा निगाहें सामने मरकूज होकर रह गई। इसके सामने मंजर ही बदल गया था। छोटे से सहन में कुर्सी पर सुल्तान अहमद बैठा इसकी तरफ देख रहा था। इसके दाएं जानब रोज़ी खड़ी थी। इसके चेहरे पर घबराहट थी। कैसे हो हावर? सुल्तान अहमद ने पूछा। आप? हावर के मुंह से महज इतना ही निकला। मुझे यहाँ देख के हैरत हुई है। तुम क्या समझते थे कि तुम भाग जाओगे, मुझे धोखा देने में कामयाब हो जाओगे? सुल्तान अहमद बनकर जो तुमने खेल खेला, इसकी कामयाबी पर अपनी महबूबा के साथ जश्न मनाओगे? सुल्तान अहमद से जीतना आसान नहीं। मेरी अकल और सोच आज भी काम करती है। सुल्तान अहमद ने यह कहते हुए एक बार अपनी गर्दन को कुछ ऊंचा कर लिया। हावर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसे महसूस हुआ कि इसके अकब में दरवाजे में कोई है। हावर ने दोनों बैग फर्श पर रख दिए
तुमने सोचा था कि मैं एक दिन तुम तक पहुंच जाऊंगा? सुल्तान अहमद मुस्कुराया। कैसे पहुंचे आप मुझ तक, और वो भी सीधे मेरे घर तक? हावर को शदीद हैरत थी। 5 दिन कबल तुम्हारा पीछा शुरू हुआ, इसी शहर में तुमको तलाश कर लिया। 5 दिन से तुम पर कड़ी नजर रखी गई। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम तो मिल गए, लेकिन तुम्हारे किसी साथी का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि तुम आपस में मिलते ही नहीं थे। सुल्तान ने बताया। कुछ तवक्कुफ के बाद सुल्तान ने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। मैंने नजीब खान से कहा था कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। जो खेल तुम्हारे साथ खेला गया है, मैं इससे भी जानदार खेल खेल कर इसे चित कर दूंगा, और मैंने ऐसा ही कर दिया। मैं इस शहर में बड़ी एहतियात से रह रहा था। फिर आप मेरे पास कैसे पहुंचे? हावर को हैरत थी। वो जान चुका था कि अब इसका फरार होना मुमकिन नहीं है। यकीनन इस मकान के बाहर पुलिस वाले मौजूद होंगे। सुल्तान मुस्कुराया। मैंने अभी बताया कि पिछले 5 दिन से तुम पर कड़ी नजर है। फिर कल रात मजलूम बीवी के किरदार में अंबर और जालिम शोहर के रूप में इम्तियाज ने एंट्री दी। अंबर ने एक ऐसी कहानी सुनाई और रोने की लाजवाब अदाकारी की कि इस झूठ को तुमने सच मान लिया, और तुम वो बैग उसके घर से चोरी करके लाने के लिए रजामंद हो गए जिसके बारे में अंबर ने तुम्हें बताया था। तो वो एक ड्रामा था। हावर ने दिल ही दिल में कहा। मैं जानता था कि तुम इसकी मदद बगैर किसी के लालच के नहीं करोगे, इसलिए एक चेक साइन करना पड़ा और बताना पड़ा कि चेक बुक में एक साइन चेक है। सुल्तान अहमद ये कहकर हंसा। हावर को तासुफ होने लगा कि इसे अंबर पर जरा भी शक नहीं हुआ। सुल्तान ने मजीद बताया। तुमने अपने उन किरदारों को भी बाहर निकाला जो छुपे हुए थे। फिर तुम अपने 2 साथियों के साथ इस घर में चले गए। अलीना और अंबर इस मकान में मौजूद थे। जब तुम बैग लेने के लिए गए, इस दौरान मेरे आदमियों ने तुम्हारे 2 आदमियों को खामोशी से पकड़ा और नामालूम मकाम की तरफ ले गए। फिर जब तुम इस काम में मसरूफ थे, मैं अंबर और अलीना के पास पहुंच गया। मेरे साथ इम्तियाज भी था। हम चारों ने मिलकर वहाँ खाना खाया, हालांकि अलीना खाना नहीं चाहती थी। मेरे मजबूर करने पर इसने चंद लुकमे ले लिए। बेचारी गिरफ्तारी से घबरा गई थी। सुल्तान अहमद ये कहकर चुप हो गया। हावर नाचार इसकी तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि इसके साथियों के साथ क्या हो रहा होगा। इसे ज़रा भी पता नहीं चला वो किस खामोशी से गिरफ्तार हो गए। क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि आप मुझ तक कैसे पहुँचे। हावर को जिस सवाल की सबसे ज़्यादा बेचैनी थी, इसने वो सवाल कर दिया। एक बार फिर सुल्तान हंसा। हमने रोज़ी को तलाश किया और रोज़ी को सारा पता होता था कि तुम कहाँ हो, किस जगह रहते हो, लेकिन रोज़ी का तो मेरे साथियों को भी पता नहीं था। आपको कैसे पता चल गया? हावर को हैरत हुई। सोचो मुझे कैसे पता चल गया? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा। हावर ने कहा। रोज़ी को तुम्हारे सामने इसलिए लाना पड़ा ताकि तुम वो 1.5 करोड़ रुपए अगर तुमने कहीं छुपाए थे तो वो निकाल कर मेरे सामने ले आओ। हमने रोज़ी को बहुत कुछ समझा बुझा कर भेजा था कि कैसे बात करनी है, लेकिन हमारी इन बातों की नौबत ही नहीं आई और तुम खुद ही फरार होने के लिए वो रकम निकाल लाए। रोज़ी बेचारी मजबूर थी क्योंकि हमने इसे बहुत डरा दिया था, इसलिए वो ऐसा करने पर राजी हो गई थी जैसा हम चाहते थे। ये सब तो ठीक है, आप लोग रोज़ी तक कैसे पहुंचे? हावर को एक अरसा हो गया था दूसरों को धोखा देते हुए। वो जब भी कोई वारदात करते तो एक ड्रामे की सूरत में किरदार बन कर करते, इसलिए इसे इस हकीकत के बारे में जानने की बेचैनी थी। सुल्तान ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर इंकिशाफ किया। जब मैंने चौकीदार को तहखाने से निकाल कर बाहर लाया तो अचानक मेरी नज़र मेरे घर के टेलीफोन पर पड़ी। मैंने चेक किया तो 2 नंबर गैर मानूस थे और इन तारीखों में हुए थे जिन तारीखों में मैं इस घर में मौजूद नहीं था। एक नंबर पिज़्ज़ा वालों का था और दूसरा नंबर रोज़ी के मोबाइल फ़ोन का था। रोज़ी के इस मोबाइल फ़ोन के नंबर की मदद से हम इस तक पहुँचे और इसने हमें तुम तक पहुँचा दिया, और हमने पहले एक ड्रामा किया ताकि तुम्हारे सारे किरदार बिल से निकल आए, और आखिर में तुमको रकम समेत धर लिया। इसके साथ ही दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने हावर को अपने गिरफ्त में ले लिया। इसी असनाम में कमरे से अंबर और इम्तियाज भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। हावर को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ कि इसने जब इस फ़ोन से रोज़ी के साथ बात की तो उसने वो कॉल डिलीट क्यों नहीं की। सुल्तान ने मजीद बताया। इम्तियाज अहमद इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है और अंबर इसकी हकीकी बीवी है जो इसी अखबार में काम करती थी जिस अखबार का तुमने उसे प्रेस कार्ड दिखाया था। तुम्हारे हाथ में वो प्रेस कार्ड देखकर महज अपनी नेचुरल अदाकारी की वजह से ये हंसना चाहती थी, लेकिन हंस नहीं सकी। सुल्तान ने कहा तो इसके साथ इम्तियाज और अंबर के कह के फूट पड़े। सुल्तान अपनी जगह से उठा और हावर के करीब आकर मतानत से बोला, अगर तुम चालबाजी खेल सकते हो तो पूरी गिरफ्त से इस चालबाजी को लौटाना मैं भी जानता हूँ। हावर नाचार और चुप सुल्तान अहमद को देखता रह गया।